द न्यू भारत द्वारा आयोजित टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनके बारे में कहते हैं आप केवल किडनी का उपचार नहीं करते बल्कि जीवन में उम्मीद को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। चिकित्सा जगत में 2 से अधिक दशकों से सक्रिय डॉक्टर शिवनारायण आचार्य केवल एक किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन या वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि संवेदना, विज्ञान और नैतिकता तीनों का अद्भुत संतुलन रखने वाले चिकित्सक हैं। आप उन गिने चुने विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्होंने मध्य भारत में किडनी ट्रांसप्लांट की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में नई राहें खोल दी। आपके मार्गदर्शन में स्थापित निजी डायलिसिस इकाइयों ने अनगिनत रोगियों के जीवन में नया विश्वास जगाया है। डॉक्टर आचार्य, आप केवल चिकित्सक नहीं बल्कि चिंतक, लेखक और दार्शनिक भी हैं। आपकी कहानियां और कविताएं लेख जैसे कठपुतलियां और चलो चाय पीते हैं मानव मन की उन परतों को स्पर्श करती हैं जिन्हें अस्पताल के गलियारों में रोज देखा तो जाता है पर व्यक्त नहीं किया जाता। चिकित्सा पर आधारित आपके सरल, सुबोध और जागरूकता पूर्ण लेखन ने आम जन को किडनी स्वास्थ्य और अंगदान जैसे संवेदनशील विषयों पर नई दृष्टि प्रदान की है। आपने अपने जीवन से यह साबित किया, डॉक्टर तभी पूर्ण होता है जब वह इलाज के साथ करुणा का भाव दे सके। आपके लिए मरीज केवल केस नहीं होते, वे एक अंक नहीं होते, वे एक नंबर नहीं होते, बल्कि भावनाओं, संघर्षों और आशाओं से भरा एक मनुष्य होता है। यही कारण है आपके काम में विज्ञान जितना मजबूत है उतनी ही गहरी मानवीय संवेदनाएं भी दिखाई देती हैं। द न्यू भारत का यह मंच सौभाग्यशाली है कि टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन के इस सत्र में आप हमारे साथ उपस्थित हैं, जहां हम केवल चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन, नैतिकता, समाज और संवेदना पर भी आपसे संवाद करेंगे। आइए मिलकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं सहज, विनम्र, सरल डॉक्टर शिवनारायण आचार्य जी का। सब जोरदार तालियों के साथ एक बार आप स्वागत करें आदरणीय श्री डॉक्टर शिवनारायण आचार्य जी का। मैं सबसे पहले सर आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने अपना समय निकाला और आप इतने देर तक हमारे साथ बैठे भी रहे ताकि हम पहले सत्र को बखूबी चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं कि राहुल जी का बुके उनके साथ जा चुका है। हमने वो गृह मंत्री वाली भूमिका नहीं निभाई, हमने वहाँ का बुके उन्हें दे दिया ताकि हम इससे स्वागत कर सकें और कार्यक्रम को सही समय पर आगे बढ़ा सकें। क्योंकि क्या है कि ये जनता है और सब कुछ जानती है। इन्होंने देखा था सर कि इसके साथ हम पहले एक स्वागत कर चुके हैं, तो मैंने कहा कि मैं ये बात पहले से इंगित कर दूँ। सर का जितना सहज सरल व्यक्तित्व है उतने ही आप संवेदनशील लेखक हैं, एक उत्कृष्ट सर्जन के रूप में आपकी पहचान है। मैं जब इस कार्यक्रम का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर डाला या मेरे स्टेटस पे लगाया तो मुझे उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों के फ़ोन आए, मुझे मध्य प्रदेश से किसी का मैसेज आया। वे आपको व्यक्तिगत रूप से बखूबी जानते हैं और उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति से आप बातचीत करने जा रहे हैं वो अपने आप में इतना विराट है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन वो बोलने से अपने आप को बहुत बचाते हैं। मुझे याद है कि सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन की वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी। हम महाविद्यालय की तरफ से, मॉरिस कॉलेज की तरफ से वहाँ आया करते थे। आप उसके आयोजक थे और सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन की वो डिबेट करीब 2 से 3 साल मैंने जीती है और अभी भी गूगल पर उसकी
छोटी कहीं पर एक न्यूज़ मिल जाती है और कभी आप अपने आप को खोजते हैं तो वो दिखाई देती है। वो एक महाविद्यालय से जुड़ा हुआ सफ़र, और मैं बैठे हुए कुछ चीज़ों को तलाश रहा था। अचानक सर की एक तस्वीर किसी कारण से फेसबुक पर आ गई, और वो कारण ये बना कि हमने सर को, आदरणीय सिंह सर को कहा कि पहले मेरे पास नंबर हुआ करता था लेकिन अब वो नंबर नहीं है। तो सिंह सर ने सर को सिर्फ एक फ़ोन किया और आपने सहज उस स्वीकृति प्रदान की, और आज मुझे लगता है कि नागपुर आना मेरे लिए सफल इसलिए हो गया कि आज दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ हम आपके बीच ये बातचीत कर रहे हैं। सर, माइक आपका और हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा कि बतौर डॉक्टर कहीं ना कहीं वो कुछ मर्यादाएं आ जाती हैं। आज हम उन मर्यादाओं को थोड़ा सा बगल में रख करके चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शिवनारायण आचार्य, बाय चॉइस और बाय चांस? बोथ। किस तरह से? मैं बनना चाहता था एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जी। बन गया नेफ्रोलॉजिस्ट। जी। तो दिस वाज नॉट माय चॉइस बट इट वाज अ चांस। लेकिन आपका डॉक्टर ही तय था। हाँ, मैं बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, जी। क्योंकि हमारे बचपन में मेरे पिताजी रेलवे में थे, जी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे वह घर घर में जाया करते थे। बहुत अच्छा उनका पर्सनालिटी था, बहुत अच्छे से देखते थे पेशेंट्स को। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तब मुझे, मेरे मन में थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, ताकि मैं समाज में लोगों की सेवा कर सकूं। तो यह मेरे बचपन से था। जी। पिताजी रेलवे में थे, और जो रेलवे में होते हैं या सरकारी दफ्तरों में होते हैं, वे चाहते हैं कि हमारा बेटा भले ही क्लर्क बने लेकिन वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ही बनना चाहिए। जब आपने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, जब आपने घर वालों के साथ अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, घर वालों की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि उस एरा में थे जहाँ पर कि हर माता पिता, अभिभावकों की पहली इच्छा थी कि हमारा बच्चा सबसे पहले सरकारी कर्मचारी बने। हमारे जो अंकल्स वगैरह जो रहते थे आसपास में, पड़ोसी जो थे, उनका कहना था कि बच्चा जो है उनका, वो कोई ओवरसीयर बन जाए ताकि जल्दी जल्दी कुछ कमाए और हेल्प कर सके। हमारे घर में ऐसा कभी कुछ था नहीं। पिताजी ने, माताजी ने, भाइयों ने हमेशा ये कहा कि पढ़ाई करो, बाद में जैसा आगे ज़िंदगी जैसे ले जाएगी वैसे आगे होगा। तो देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द होम कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है या कुछ पायलट बनना है, नो। और वही चीज़ मैंने अपने बच्चों के लिए भी किया है कि आई डिड नॉट फोर्स एनी ऑफ माई चिल्ड्रन टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ। दे आर व्हाट एवर दे आर। वे स्वतंत्र हैं पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को या जो वे चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए। मेरे मन में इच्छा थी कि भाई वो डॉक्टर बने लेकिन मैंने कभी ये फोर्स नहीं किया कि भाई वो उनको करना है करके। तो लक बाई चांस वे डॉक्टर हैं या नहीं? लक बाई चांस वे डॉक्टर ही दे आर मच बेटर, दे आर इन ए मच बेटर पोजीशन, दे आर नॉट डॉक्टर्स। यह सबसे अच्छी बात है कि दे आर नॉट अंडर एनी प्रेशर। डॉक्टर बनना बोले तो एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता है जी। एक प्रेशर तो समाज का रहता है, एक प्रेशर रहता है अपने कलीग्स का, एक प्रेशर अपने मन में रहता है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा एक फ़ोन आया है कि भाई आधे घंटे में वो इमरजेंसी में पहुँच रहे हैं जबलपुर से। जी। तो मेरा आधा मन वहाँ पे है, आधा मन यहाँ पे है। तो यानी एक प्रेशर कंटिन्यूअसली आपके पास, आपके ऊपर रहता है। रात को सो रहा हूँ तो आई हैव टू कीप माई मोबाइल इन अ फोन इन सच ए वे कि भाई उसका जो आवाज़ है वो आना चाहिए कान तक। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ोन आया और मैं सोया रहा। तो 2-3 बार फ़ोन आ गए तो देन आई हैव टू गो बैक इनटू माय स्लीप मोड अगेन, बट आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड सो दैट आई कैन गो टू माय हॉस्पिटल प्रॉपर्ली। जी। एंड दैट टू आई हैव टू बी फ्रेश। मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए ताकि मैं उनको एनालाइज कर सकूं। मैं आप लोगों को जिन्हें नहीं पता यदि, तो उनको जानकारी दे दूं कि सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की पहली किडनी ट्रांसप्लांट का श्रेय, इतिहास आदरणीय डॉक्टर आचार्य जी को जाता है। सेंट्रल इंडिया का पहला लीवर ट्रांसप्लांट आदरणीय डॉक्टर आचार्य जी को जाता है।
पहला डायलिसिस सेंटर इन प्राइवेट सेंटर इन विदर्भ, ये भी आदरणीय आचार्य जी को जाता है। ये तमाम चीज़ें जो डॉक्टर आचार्य जी के साथ में जुड़ जाती हैं, मुझे लगता है कि आप जब डॉक्टर आचार्य जी से मिलते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप किस शख्सियत से मिल रहे हैं। कभी आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने सहज होते हैं कि उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा, उनके कार्य का अंदाज़ा आप उनके स्वभाव से नहीं लगा सकते। जैसा आदरणीय राहुल जी से पूर्व में कह भी रहे थे, आदरणीय आचार्य जी, यदि किडनी को आज की तारीख में कोई आपसे पूछे कि किडनी चुनना आपके लिए क्यों ज़रूरी था, तो उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि आप बाल चिकित्सा की तरफ जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो और ये बहुत अलग है, स्ट्रीम ही अलग है, क्या कहेंगे? मैं जब MBBS और MD पास किया, उसके बाद में मैं जसलोक अस्पताल में मैं चाहता था कि मैं एक इंटेंसिव केयर यूनिट में मुझे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वहाँ पे जो चीफ ऑफ नेफ्रोलॉजी डिवीज़न थे, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने एक दिन आफ्टर फ्यू मंथ्स शी कॉल्ड मी कि भाई व्हाई डोंट यू गो फॉर नेफ्रोलॉजी। मैंने ठीक है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था नेफ्रोलॉजी में, बट देन व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट नेफ्रोलॉजी फील्ड तो मुझे लगा बाप रे, इट्स सो वास्ट एंड सो इंटरेस्टिंग एंड सो मेनी पीपल आर सफरिंग। उसमें यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो यानी दे आर सफरिंग सो मच कि उनके लिए कुछ तो आशा जी दिखाना चाहिए, उनको कुछ मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, और मैं खुश हूँ कि मैंने यह रास्ता चुना। लेकिन जब आपने किडनी को चुना, उस वक्त वो समय किडनी की जागरूकता को लेकर के जो एक आम तौर पर होता है, चुनौती रही होगी वो? जी, मैं जब उसके कुछ सालों के बाद मैंने यहाँ पे 1990 में मेरा अस्पताल चालू हुआ, तब एक व्यक्ति मेरे पास आया कि साहब मेरी किडनी बाहर आ गई है। मैं उछल पड़ा कि किडनी बाहर आ गई है, क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई कहाँ दिखाओ तो तुम्हारी किडनी कहाँ बाहर आई है। तो उसने अपने हाइड्रोसिल दिखा दिया। तो यू नो, तो यानी दिस वाज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाद में फिर मैंने लगातार पिछले कई सालों से हम लोग सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन के माध्यम से, मेरे कलीग्स भी यहाँ पे डॉक्टर मिस्टर साहू जी यहाँ पे हैं, हम लोग कई बार जी तरह तरह के फॉर्म्स में कई कई जगहों पर जाके, चंद्रपुर में, अकोला, अमरावती, भंडारा, वर्धा, यहाँ पे जा जाकर बहुत सारे कार्यशाला लिए और बताया लोगों की किडनी क्या है, किडनी की बीमारी क्या है, और बहुत सारे लेख लिखे, और उससे लोगों में जागरूकता तो मालूम हुई। और आज के दिन ऐसा है कि वह एक दिन था जब बोल रहे थे कि किडनी बाहर आ गई, आज के दिन बोलते हैं कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए और कौन दे नहीं सकता, वगैरह वगैरह। आजकल उतनी जागरूकता आ गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता का कारण है वो आज आपने जो काम किए और जो वो माउथ पब्लिसिटी हुई, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 2 जगह से मुझे जब लोगों ने ये बताया कि वे आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वे आपसे टकराए हैं, आपके अस्पताल तक आए हैं, और जो वो ले करके गए हैं, वो ले करके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो क्योंकि लोग जो अनुभव लेकर के जाते हैं वो अनुभव बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि साझा करने लायक हों। किडनी की बीमारियों में केवल 2 या 3 फील्ड है जहाँ पे हमें बहुत सेटिस्फाई मिलता है कि पेशेंट इम्प्रूव हो गया जी, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को किडनी की बीमारी ऐसी रहती है जो ठीक नहीं होती, क्योंकि बीमारी लंबे समय से होती है, किडनी छोटी हो गई रहती है, डायलिसिस करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती है, और उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, और मोस्टली ये क्रॉनिक बीमारी है जी। अब ऐसे व्यक्ति, मुझे एट द एंड ऑफ इट, अगर पेशेंट के घर वाले बाद में मुझे बोलते हैं कि भाई हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो भी किया बहुत किया, ठीक किया, वी आर थैंकफुल टू यू जी, तो फिर वो एक बहुत, यानी मुझे लगता है कि दैट इज़ माय अचीवमेंट कि मैं उनसे आंखें मिलाकर बात कर पा रहा हूँ। अगर मेरे दिल में कहीं पर खोट रहता तो मैं आंखें मिला नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं निवेदन करूंगा कि सर का जो माइक है इसका वॉल्यूम थोड़ा यदि बढ़वाने की। जी सर, पहली बार सेंट्रल इंडिया में जिन हाथों ने किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट करने की पहल की, भारत के अन्य राज्यों में हो रहे थे, लेकिन मध्य भारत में जब आपने पहली बार सोचा, सारी तैयारियां हो गई,
वो अनुभव कैसा था? हाथों में कितना कंपन था, कितना डर था, या कितना आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है? आत्मविश्वास तो था, और लेकिन तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। मोबाइल नहीं था उस वक्त, टेलीफोन जो था उपलब्ध नहीं थे। टेलीफोन हम लोग, मेरे घर से कोई दूसरे के घर में जाकर टेलीफोन करना पड़ता था। डायलिसिस टेक्नीशियन कोई नहीं थे, तो मुझे डायलिसिस मशीन खुद चलाना पड़ता था। जो डायलाइजर, ट्यूबिंग वगैरह खुद वॉश करना पड़ता था, पेशेंट भी देखना पड़ता था। जब मैंने ट्रांसप्लांट किया तब मुझे अस्पताल में दिन रात वहीं पे रहना पड़ता था, क्योंकि देयर वाज नो फोन, और ट्रांसप्लांट के पेशेंट को आप छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू बी देयर। तब मैं वहीं पे रहता था, रात को वहाँ रहता था, दिन में वहाँ रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर आया खाना खाने के लिए, कोई मैसेज मिला कि भाई मेरे को जाना है, बातचीत नहीं हुई। तब हमेशा आदमी जो पहले सोचता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। देन आई लेफ्ट माई फूड एंड इमीडिएटली रश्ड। और जाकर देखा कि नहीं, कुछ नहीं था, पेशेंट को थोड़ी खांसी आ रही थी। यानी माई हाउस वाज अबाउट 5-6 किलोमीटर अवे। जी। तो म्यूर मेमोरियल अस्पताल, और मैं तब हनुमान नगर में रहता था, तो दैट वाज सो मच। अच्छा, एक रोचक सा सवाल मैं चाहूँगा, आपने यदि उस मरीज को बताया होगा या उस मरीज को ये पता होगा कि पहली बार जो डॉक्टर हैं या मध्य भारत में उसका किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, उसके भाव कैसे थे? क्या उसके साथ आपकी कोई बातचीत उस वक्त हुई, और उस बातचीत का कोई यदि किस्सा आपके पास हो? हाँ, तो अब यह जो मरीज़ था जुल्फ़िकर अली, उसके माताजी पिताजी उसको लेके मेरे पास आए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसको झटके आ रहे थे, बेहोश था। तब उस हालत में उसको मेरे पास लेकर आए। उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और कहा कि भाई, मैंने कहा उनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो तुरंत तैयार हो गए जी। और उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी कि मैं पहला कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट पहला कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। दे हैड अ फुल फेथ, आप जैसा करना है करो, हाँ, हमें मेरा बच्चा वापस लाके दो। क्या बात है। इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या बताऊँ आपको कि अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है तो दिल में एक विश्वास होता है, लेकिन एक डर भी होता है कि अगर मैं फिट नहीं बैठा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब हम विश्वास के साथ में, धीरज के साथ में, पूरी जानकारी के साथ में पेशेंट को एनालाइज करके बराबर कदम उठाते हैं, तो यूजुअली उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकलता है। वो क्या कारण थे कि उस समय जब पहली बार किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर शिव नारायण आचार्य जी को चुना गया, तो क्या वजहें थी? क्या कोई और डॉक्टर नहीं थे? क्या क्षमता काबिलियत के आधार पर सिर्फ आपके पास में ही वो मौका क्यों आया? जिस वक्त मैंने शुरू किया उस टाइम पे पूरे सेंट्रल इंडिया में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं था। क्या बात है। तो मेरा नागपुर चुनना ही एक बड़ा यानी एक मुश्किल काम था कि भाई मैं नागपुर आ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा डायलिसिस मशीन चलाएगा कौन? मैंने कभी प्राइवेट में कभी काम नहीं किया जी। और एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट में लोग काम करते जी। मैं यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट, यहाँ पे 2 या 3 ही इंस्टीट्यूट थे उस टाइम पे जी। तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उनके अंदरूनी जो मामले थे उसके कारण उन्होंने कहा कि भाई किडनी के पेशेंट तो आएंगे ही नहीं, क्यों रखना, ठीक है। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड देन दे वर द पीपल हु सेंड द पेशेंट्स टू मी। क्या बात है। ऐसा है। तो मेनी पीपल फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, सिम्स हॉस्पिटल, नागपुर नागरिक सहकारी रुग्णालय, ये सब वहाँ से पेशेंट्स मेरे पास रिफ़र करते थे, क्योंकि वहाँ पेशेंट तो हर एक को 2 किडनी तो होती है ना, बिल्कुल, उनको लेके जाएंगे कहाँ पे? वो अधिकतम 2 होती है, तो मेरे पास तो भेजना ही था पेशेंट को, है ना। तो ये जो सरकारी अस्पताल हैं और कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेट सेंटर के बीच में एक होड़ लगी रहती है, प्रतियोगिता हो या उस समय का जो आपका अनुभव था उसे आपने साझा किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे यहाँ पर किडनी या हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुधरने लगी, जागरूकता आने लगी, उसके बाद में आपके लिए किडनी को लेकर के या इस क्षेत्र में काम करना कितना सहज रहा या कितना प्रतियोगिता से पूर्ण रहा कि अब चुनौतियां बढ़ रही हैं? चुनौतियां कम हो गई है
और ज़्यादा सहज हो गया है, क्योंकि आगे वाला व्यक्ति जो है वो पूरी मालूमात लेके आता है। इनफैक्ट वो सबके पास घूम घाम के मेरे पास ही आता है बाद में, तो उनको मालूम है कि मेरे पास आना है ना। जी। तो इट वाज, तो कई बार मेरे जो कलीग्स थे जो बाद में आए, यानी 3 साल 5 साल 6 साल के बाद में आए, तो दे यूज्ड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आई नेवर यूज्ड टू गो। तो द पेशेंट्स विल, फॉर एग्जांपल अकोला गए वो लोग और वहाँ से सबको बता के वो आए, तो पेशेंट विल गो टू देम एंड देन अल्टीमेटली दे विल कम टू मी कि भाई आपका ओपिनियन क्या है, तो एंड दे फॉलोड। सरकारी और निजी अस्पताल, ये दो में कहीं ना कहीं एक बड़ी होड़ लगी रहती है, और आप निजी भी चलाते हैं और आपका अनुभव भी पुराना रहा है। किस तरह से आप जनता के विश्वास को देखते हैं कि वो निजी अस्पतालों पर क्यों अधिक विश्वास कर लेती है, और सरकारी जहां पर कि खर्च भी कम है, वहां उसे व्यवस्थाएं भी मिल जानी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाना है, लेकिन उसे उधार लेकर, सोना गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर निजी अस्पताल में ही जाना है? क्या कारण है? मेरे साथ में कभी होड़ हुई नहीं जी। इनफैक्ट मुझे बुलाया गया मेडिकल कॉलेज में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, लता मंगेशकर हॉस्पिटल में और वर्धा वगैरह में, जहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पे मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं। तो देयर वाज नो कंपटीशन, सो देयर इज नो कंपटीशन। एंड अबाउट, आपने कहा लोग अपना गिरवी रखते हैं, सोना गहना कपड़े और कैटल वगैरह सब बेच देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति उस स्तर का है कि वह अफोर्ड नहीं कर सकता जी, तो दो बात है, एक तो उसे जितना कम से कम खर्चे में ट्रीटमेंट हो सकता है वह देते हैं, जितना कम से कम इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, जितने कम से कम प्रोसीजर है वो करते हैं। और अगर मुझे लगता है कि भाई नहीं, इसका जो आउटकम है वह उतना अच्छा नहीं है, तो पहले से ही बता देना है कि भाई उसका आउटकम अच्छा नहीं है, तो आप खर्च ना करें। बेहतर आप खर्चा मत करो, यू गो बैक टू मेडिकल कॉलेज जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट पूरा होगा। इनफैक्ट आई सेंड माई पेशेंट्स रेगुलरली टू मेडिकल कॉलेज कि भाई आपका इतना जरा ज़्यादा खर्चा होने वाला है कि घर बार बिक जाएगा लेकिन ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़। तो ट्रीटमेंट तो पूरा होने वाला नहीं, यानी आपका ट्रांसप्लांट भी हो गया, उसके बाद में भी खर्चा तो लगने वाला है, कहाँ से लाओगे? जी। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़, या तो फिर इट्स बेटर टू गो बैक टू मेडिकल कॉलेज। और जो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था, आजकल वो हो रहा है कि देयर आर सम गुड योजनाएं, प्रधानमंत्री योजना है, ज्योतिबा फुले योजना है, अलग अलग योजनाएं हैं जिसके मुताबिक पेशेंट को भरपूर सुविधाएं मिलती हैं, यानी बिना खर्चा किए उनको ट्रीटमेंट हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है। इट्स वेरी गुड। तो आजकल कोई को अपना घर बार बेचने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो विश्वास करके वहाँ पे जाएं और लगे रहें। कुछ तो वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन दोज आर वेरी गुड प्लेसेस टू। ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं और इन सरकारी योजनाओं के बल पर जो कार्य, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, आपका अपना अनुभव क्या रहा है कि भारत के भीतर की जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के लिए हम कितने प्रतिशत, या आप व्यक्तिगत रूप से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? मैं 110% संतुष्ट हूँ, कारण क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा, सरकारी योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, और वह यह नहीं देखती है कि आप कितना पैसा दे रहे हो, कितना लाइन लगा रहे हो वगैरह, नहीं, एज पर मेरिट यू विल बी ट्रीटेड। यहाँ पे नागपुर शहर में कई किडनी पेशेंट्स हैं जिनके डोनर भी नहीं है, तो जो कैडेवर ट्रांसप्लांट है, मस्तिष्क मृत जो हैं, उनके भी किडनी निकाल के उनको फ्री में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये चीज़ें मैं जो पहले सोच नहीं सकता था वो आजकल हो रही हैं। तो आई एम वेरी प्राउड दैट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। पर क्या सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ में एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ज़रूरत पहुंच जाती है? अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले सूचना आयुक्त साहब ने जो बोला कि लोगों में एक डर है कि भाई हमारा काम होगा कि नहीं, और डॉक्टर बराबर है कि नहीं, एजुकेटेड है कि नहीं वगैरह, तो वह चीज़ केवल डर ही है। मुझे लगता है कि हर कोई डॉक्टर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वह चाहता है कि उनका मरीज अच्छा रहे। कोई नहीं चाहेगा कि मरीज की तबीयत खराब हो, हर कोई चाहेगा कि मैक्सिमम हेल्प कर सके।
जिस तरह से आपने भी एक स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि फिर वही राहुल जी की बात सही हो जाएगी कि ये हमारा अपना नज़रिया बन गया है, दृष्टिकोण बन गया है कि डॉक्टर लूटना चाहता है। अभी राहुल जी ने जैसे कहा था इससे पहले कि भाई कोविड पीरियड में डॉक्टरों पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि लूट रहा है। तो यदि मैं ये आपसे भी पूछूं कि क्या जो लोगों के बीच में एक ये नज़रिया बना हुआ है, लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर तो बहुत बेकार है, लूटता है, ये अस्पताल में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ये जो अलग अलग लोगों की सोच है, कैसे देखते हैं आप इसे? अब मान लीजिए मिस्टर एक्स मेरे पास आए, वो आए जबलपुर से। हाँ। वहाँ पे उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, वो सब कुछ लेके मेरे पास आया। हाँ। बाय दैट टाइम ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन द इनिशियल इवैल्यूएशन। जो पहला जो खर्चा होता है पहले 2 दिन में ही होता है। उसके बाद में तो जब सब कुछ आ जाता है तो हमें केवल इंटरप्रेट करना रहता है। तो वो कहेगा कि मैंने वहाँ पे 50,000 खर्चा किया और डॉक्टर आचार्य ने केवल 1,000 में हो गया। कितने इजी, यानी कितना सस्ता, नागपुर में इलाज सस्ता होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने ऑलरेडी पैसा वहाँ पे खर्चा कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर लूटता है। लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट अच्छा हो, कम से कम पैसे में हो। लूटने वाली बात डॉक्टर्स का क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा अस्पताल है तो अस्पताल का मुझे हर कोई चीज़, मुझे कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है जी। मुझे पानी का टैक्स देना है, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स देना है, जगह का टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, और सरकार के जो 50 नियम है वो फॉलो करना है। अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे जेल जाने का भी प्रोविज़न है। वो सब चीज़ें जो है वो सब फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ एक चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ खर्चा ज़रूरी है। और यह लोगों को समझना चाहिए कि भाई कुछ तो खर्चा है इसके लिए जी। तो वो सब पूरा करते करते ही खर्चा, अल्टीमेटली क्या होता है कि द डॉक्टर डज नॉट गेट एनी मनी, ऑल द कॉस्ट इज फॉर द एक्सपेंसेस आर एवरीथिंग। अमका ढमका करते करते वो द एक्सपेंडिचर इज सो हाई दैट द डॉक्टर इज हार्डली गेटिंग एनी मनी। जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जिस पर कि फिल्में बन गई हैं, जिस पर कि लोग मेडिकल इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं कि वे जानबूझ करके बॉडी को 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन रखना चाहते हैं। फिर बाहर से स्पेशल डॉक्टर जानबूझकर बुलाया जा रहा है ताकि अस्पताल के लिए खर्चा निकाला जा सके। तो ये जितनी चीज़ें दिखाई जाती है, देखिए कहते हैं कि साहित्य, फिल्में समाज का दर्पण है। जो समाज में कहीं घट रहा होगा वो मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं दिख भी रहा होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? डॉक्टर्स आर सॉफ्ट टारगेट्स। बहुत ही, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में चिल्ला रहा हो, हाँ, गड़बड़ कर रहा हो, रास्ता रोक रहा हो कि भाई ये डॉक्टर ने ऐसा ऐसा किया, जी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू गो बैक टू दैट लेवल। डॉक्टर जाके बोलेगा नहीं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, रास्ता रोक दो। नो वन विल कम टू हिम ऑल्सो। तो यह जो था कि भाई पुलिस जो है दे आर इमोरल, द डॉक्टर्स आर इमोरल, वो लूटते हैं वगैरह वगैरह। हैव यू एवर थॉट कि भाई उसके पीछे यह जो चार्जेस होते हैं उसके पीछे क्या कारण है? जी। एक प्रॉपर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। करेक्ट। अगर आप नहीं करते तो फिर पेशेंट खुद ही नहीं आएगा। अगर मेरा अस्पताल गंदा हो, अगर मेरे अस्पताल में क्वालिफाइड नर्सेस नहीं हो, जी, तो पेशेंट क्यों आएंगे मेरे पास? ट्रू। जो रिसेप्शनिस्ट है उससे वो बराबर बात करना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें मैं देख सकता हूँ कि माई रिसेप्शनिस्ट शुड बी वेल ड्रेस्ड, should be talking properly, should be giving the information properly, should not be rude। ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको पेमेंट तो मुझे देना पड़ेगा। करेक्ट। तो यू कैन नॉट से कि भाई आप फ्री में कर लो। क्या होता था बहुत सालों पहले, आपको मालूम है कि डॉक्टर पैसे नहीं लेते थे। जब मैं कोई गांव में हूँ तो फिर गांव के लोग, डॉक्टर साहब चावल बना है, जी, जी, चावल आपके लिए लेके आया, वस्तु विनिमय। आज भी मेरे पेशेंट्स आते हैं कि भाई मेरे घर में ये बना है, फलाना कुमड़ा आ गया है, लौकी आ गई है, साहब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। उसके फटा कमीज है जी, कुछ पहनने के लिए गंदे कपड़े हैं, बच्चे को लेके आ रहा है जिसके पास में स्वेटर वगैरह नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए लेकर आया है सब्जियाँ।
कितने सम्मान भाव से, आदर भाव से लेके आया। ये चीज़ें पहले थी जी। और अभी भी हैं। तो लेकिन केवल इन चीज़ों से डॉक्टर आज के दिन में चल नहीं सकता। उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको भी देना पड़ेगा, उसी रेट में देना पड़ेगा जिस रेट में बाकी लोग दे। वहाँ लौकी नहीं चलेगी, वहाँ पे लौकी और कुमड़ा नहीं चलेगा। सर, सभी बीमारियां शरीर के लिए, व्यक्ति के लिए घातक होती है। किडनी की बीमारी किस रूप में आप देखते हैं कि आम तौर पर जो भारत के भीतर जागरूकता है शरीर को लेकर के वो कितनी है, और किडनी की समस्या हो एक अलग चीज़ है, लोग उसके प्रति कितने प्रतिशत लापरवाह रहते हैं? बहुत लापरवाह रहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास मान लीजिए 100 पेशेंट्स आए जी, उसमें 90% जो है वो तम्बाकू खाते हैं जी। तो ये तो आम चलन हो गया आज की तारीख में। और यह जो तम्बाकू है यह किडनी को नुकसान पहुंचाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हार्ट को असर करती है। तो ये चीज़ें जो है, मैं मेरे चैम्बर में मैंने न जाने कितने सैकड़ों पेशेंट्स का तम्बाकू छुड़वाया है। हाँ, उनके हाथ से निकाल के मेरे हाथ में लेके उनसे प्रतिज्ञा दिलाई है कि भाई अब से नहीं लूँगा मैं तम्बाकू। क्योंकि किडनी पकड़ के तो नहीं दिला सकते, इसीलिए। किडनी पकड़ के तो नहीं कि तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम ये छोड़ो। कई पेशेंट, मेरे 2 पेशेंट को मैं याद करता हूँ जो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, अच्छे रहे, लेकिन पहले तम्बाकू खाते थे, बाद में जब से ट्रांसप्लांट उन्होंने छोड़ दिया, आफ्टर अबाउट 6-7 ईयर्स, एक पेशेंट तो आफ्टर 12 ईयर्स ही डेवलप्ड कैंसर ऑफ द माउथ बिकॉज ऑफ तम्बाकू। जो पहले जो तम्बाकू खाते थे वो जो बॉडी है वो भूलती नहीं है, वो अंदर में तो कैंसर हो गया उसका, एंड ही डाइड ऑफ दैट कैंसर। किडनी तो ठीक काम कर रही थी। नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि लोग तम्बाकू को कैंसर से जोड़ के रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है किडनी पर असर पड़ता है। यहाँ बैठे तमाम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो दैट्स द थिंग। अल्कोहल, अभी ये जो गवर्नमेंट के जो पीपल हैं उनको ये और मंत्रीगण और सरकार, उनको मालूम होना चाहिए कि शराब जो है वह पैसा कमाने का साधन नहीं हो सकता, पर उनकी तो प्रायम है। लेकिन उनका जो है कि टैक्स जो है वहीं से आती है जी। लेकिन अगर उनके घर में कोई व्यक्ति शराब से लत हो जाए, लत लग जाए, तो फिर घर का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं कि घर का सब सामान बिक जाता है और वो रास्ते पे आ जाते हैं। कई जो लोग हैं शराब पीते हैं, घर में जाके बीवी को मारते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते, सब जो भी सामान है घर का बिक जाता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं जी। शराब के कारण उनकी लीवर खराब हो गई और फिर खून की उल्टी हो रही है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है तो घर में जाके पहला काम करता है शराब पीना। तो ये लत छूटती नहीं है। तो अगर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं अगर यह समझे कि अगर शराब पर बराबर कंट्रोल किया, आजकल तो लोग, मैंने 2 साल पहले सुना था खास करके ड्यूरिंग कोविड शराब घर तक लेकर पहुंचाने की बात हो रही थी सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में हुआ। कितनी नीच सोच है कि भाई आप यह नहीं सोचते कि उसका घर तबाह हो रहा है और आप शराब देने की बात कर रहे हो केवल इसलिए कि उसमें से टैक्स आएगा। व्हाट इज दिस? नहीं, पर जैसे ही कोविड के समय कुछ चीज़ों पर छूट देने की कोशिश की गई, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शराब थी। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है। अब देखिए, मैं तो अच्छी जगहों पर, आप सभी ने देखा हुआ है कि जो सिगरेट, तम्बाकू, शराब, हर चीज़ के प्रोडक्ट पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है, जिसका यहाँ से गला छिला हुआ है, होंठ फटे हुए हैं। फिल्मों से पहले विज्ञापन आते हैं। वो मुकेश बेचारा इतना फेमस हो गया कि हमारे क्लास के बच्चे उसके नाम से जोक्स बनाते हैं। जितने मुकेश हैं वो सारे के सारे लोग बेचारे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके नाम से विज्ञापन बनने लग गया है। जागरूकता भी करना और उसे उपलब्ध भी करवाना, लेकिन ताला नहीं लगाना, क्या कारण आप मानते हैं? मैं पाकिस्तान गया हुआ था। पाकिस्तान में सिंध यूनिवर्सिटी में एक अस्पताल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है जी, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। तो मैंने वहाँ पूछा कि आपके यहाँ पे इतना लीवर ट्रांसप्लांट करते हो, उसमें से कितने लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को अल्कोहल के कारण लीवर खराब हुई? तो बोले 0। हाँ?
In Pakistan, not a single patient has got liver failure because of alcohol. ओह, और अपने यहाँ पे 90% रीजन इज अल्कोहल। कारण ये है कि वहाँ पे जो उनकी जो धर्म है जी। उसके मुताबिक आपको शराब पीना मना है, हम्म, और उसको बाईपास करने की उन्होंने कोशिश कभी नहीं की। तो वहाँ पे अल्कोहल लिवर डिजीज मिलता ही नहीं। हम्म, लेकिन वो चल तो रहा है ना, वो देश भी चल रहा है। बिल्कुल। और हम लोग अगर शराब पिला के, अगर क्या है कि पैसे के लिए आप बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर लूटता है, पैसा लूटता है, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? करेक्ट। अगर आप अल्कोहल घर तक पहुंचाते हो तो यू आर डूइंग मच मोर वर्स थिंग देन व्हाट अ पर्सन वांट्स टू हैव मनी। मनी के लिए अगर डॉक्टर किसी से लेता है पैसा, लेकिन उसका घर बर्बाद करते हो जी। वाइफ डिवोर्सेस होते हैं, वाइफ को पीटा जाता है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती है। समय देख लीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माइक रेडी रखने कह रहे हैं। ठीक है। मैं चाहूंगा कि यदि किसी के पास सर के, क्योंकि सर ऐसे हैं जो सवाल आपकी तरफ से ज़्यादा आना ज़रूरी है। मेरे पास तो सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ एक सवाल मैं आपसे लूं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और जो यहाँ बैठे हैं उनके जो बेसिक सवाल हैं पहले वो आ जाएं। जी हेलो। हाँ सर, आपके पास अगर टोटल 100 पेशेंट आते हैं और शुरुआत में उनको किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, तो कितने पेशेंट आपके दवाई और बाकी के ट्रीटमेंट से सब, और कितने पेशेंट ट्रांसप्लांट के लेवल पे जाते हैं? अगर पेशेंट को किडनी फेलियर है, नहीं मतलब इनिशियल स्टेजेस है या टोटल पेशेंट्स में से? टोटल 100 में से करीबन 70% जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के रहेंगे, अबाउट 30 to 40% जो है डायबिटीज़ के रहेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह जो है वो करीबन 15-20% रहेंगे, और जो एंड स्टेज किडनी फेलियर है यानी जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है वो करीबन 7-8% रहेंगे। मेरे 100 में से ओपीडी में बोल रहा हूँ मैं, तो अबाउट 7-8%। उसमें से 7 लोगों में से 1 या 2 व्यक्ति जो है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ता है, तो 100 में से करीबन 1 या 2। तो पहले कोशिश यही होती है सर कि दवाई से ठीक किया जाए? हाँ, जो किडनी की बीमारी है तो एम तो ये रहेगा कि किडनी ठीक रहे, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, डायबिटीज। अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ठीक से कंट्रोल किया गया, दर्द की दवाइयाँ जो है वो किडनी को डैमेज करती है। मेरे पास सवाल है वो, तो दर्द की दवाइयाँ ना ले जाएं। तो मैं वो सवाल ले ही लेता हूँ अभिषेक जी, बस एक सवाल ले लूँ मैं। एक भ्रम है लोगों में, वहाँ मैं जहाँ अबू धाबी में रहता हूँ वहाँ तो सभी लोग जैसे ही किसी को माइग्रेन का दर्द हुआ, किसी भी चीज़ का दर्द हुआ तो लोग पेन किलर लेते हैं। तो मैं आमतौर पे हर महीने आता हूँ तो मैं करीब 10-12 लोगों के लिए दवाइयाँ ले जाता हूँ, और वो सारी दवाइयाँ पेन किलर्स की होती हैं। तो जब मैं उसे स्टाफ रूम में देता हूँ तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पेन किलर्स किडनी के लिए बहुत घातक हैं। ये भ्रम है या वास्तविकता से कोई संबंध है? पेन किलर्स 2 तरह के होते हैं, एक जो किडनी को डैमेज करती है, एक जो किडनी को डैमेज नहीं करती। जो किडनी को डैमेज नहीं करती वो ज़्यादा थोड़ा माइल्ड रहती है जी। पैरासीटामोल। हाउ टू आइडेंटिफाई? और मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है जो किडनी को डैमेज करती है। तो ये डॉक्टर्स को मालूम रहना चाहिए। ओवर द काउंटर आपको पेन किलर दवाई लेना नहीं चाहिए। जैसे कि आप जो है बहुत गलत कर रहे हैं अगर यहाँ से दवाई लेके जाके वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे नहीं मिलती। नहीं, वहाँ पे तो दवाई मिलती नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने दवाई दिया तो वहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको दवाई नहीं मिलेगी जी। और यहाँ पे ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन मिल रहा है दवाई, तो ये तो गलत है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हाँ, उसमें इतने सारे मर्क्यूरी, गोल्ड भस्म जो बहुत कीमती रहता है, सोने का भस्म फॉर आर्थराइटिस, वो देते हैं। आफ्टर 1 week 2 weeks द पर्सन इज कमिंग विथ पेन इन द किडनीज, पेशेंट इज हैविंग स्वेलिंग ऑफ द फीट, पाँव सूज जाते हैं दवाई लेने के बाद में। दिस इज अ टॉक्सिक डैमेज टू द किडनी। तो ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत लिखा है न्यूज़पेपर में, बहुत सारे इस तरह से कई लोगों के साथ में हमने डिस्कस किया, बताया है कि पेन किलर मत लो जी। लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमको आप जैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल जी। अभिषेक जी। सर नमस्कार, मेरे 2 सवाल हैं।
किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या डायलिसिस की ज़रूरत पेशेंट को बनी रहती है? दूसरा, जो एक गब्बर मूवी आई थी उससे आपका क्या बोलना है? जैसे क्योंकि आपने बोला था कि जबलपुर से जैसे कोई पेशेंट आया एमपी से यूपी से तो उसको दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 100+ पेशेंट को मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पे बोलते हैं उनका MRI CT स्कैन नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको दोबारा करना पड़ेगा। थैंक यू। आपका पहला प्रश्न था ट्रांसप्लांट के ऊपर में। ट्रांसप्लांट अगर ठीक से चला, किडनी ट्रांसप्लांट होने के पश्चात अगर ट्रांसप्लांटेड किडनी अगर बराबर काम कर रही हो तो फिर उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। अब वह किडनी बराबर काम करेगी कि नहीं करेगी उसके लिए डोनर के कुछ जांच किए जाते हैं, जो रिसिपिएंट है उसकी भी कुछ जांचें की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि जो जिसको किडनी मिल रही है वह फिट है कि नहीं किडनी लेने के लिए, जो किडनी दे रहा है उसको कुछ नुकसान तो नहीं होगा किडनी देने से, और जो किडनी देगा वह बराबर चलेगी कि नहीं यह पहले ही हम लोगों को 99% हमको मालूम पड़ जाता है जांचों से। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका भी आंसर यहीं पे है कि मुझे खातरी होनी चाहिए कि जो ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया है कहीं और वह बराबर है कि या नहीं है। मोस्टली बराबर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वह 1 साल पहले किया गया टेस्ट हो। मुझे तो कल ट्रांसप्लांट करना है, यानी मैं 1 महीने पहले का टेस्ट मैं अपने खुद के यहाँ पे करूँगा, फिर 1 दिन पहले दोबारा रिपीट करूँगा कि पिछले 1 महीने में कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए उसके पैरामीटर्स पे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कोविड का जब भी कोई व्यक्ति किडनी देना चाहता है तो पहले कोविड का टेस्ट करते थे, कोविड का टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन कोविड के दौरान जिस दिन ट्रांसप्लांट है उस दिन सवेरे भी कोविड का एक टेस्ट किया जाता था कि कहीं पिछले 3-4 दिनों में कहीं उसको कोविड हो तो नहीं गया, क्योंकि इतने लोग रहते हैं। पेशेंट आता है बाहर से, ऑटो में आया, अस्पताल में भर्ती हुआ, वार्ड बॉय है, स्वीपर्स हैं, गेट कीपर है, लिफ्ट है, लोगों हैंडल टच कर रहा है, तो कहीं उसको कोविड ट्रांसमिट तो नहीं हो गया, तो वो पहले देख लेते हैं कि भाई कहीं कोविड तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें दोबारा की जाती है। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ऐसा है कि मैं आपने कहीं पे ब्लड ग्रुप किया तो फिर मैं दोबारा उसको ज़रूर टेस्ट करूँगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप मान लीजिए अलग है, गलत है, तो कहीं गलत ब्लड ग्रुप का कुछ ना मिल जाए। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो 10 बार देखा जाता है कि ब्लड जो आया है ब्लड बैंक से वो ठीक ब्लड ग्रुप का है कि नहीं। वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक ट्रांसप्लांट ही है, कोई और का ब्लड जाके आपके ब्लड में दे रहे हैं, दैट इज अनदर ब्लड ट्रांसप्लांट बोल सकते हैं उसको। तो इसको अगर आपने नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गया देन यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। तो दैट्स वाई वी हैव टू बी 100% श्योर कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं पेशेंट को। खास करके जब कोई व्यक्ति अपनी किडनी दे रहा है, अपना एक महत्वपूर्ण अंग दे रहा है, और अगर वह कोई छोटी मोटी गलतियों के कारण अगर वो रिजेक्ट हो जाए, खराब हो जाए, न चले, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को लोग गलत कहेंगे, और दूसरी बात यह है कि पेशेंट का कितना बड़ा नुकसान, जो किडनी दे रहा है उसका कितना बड़ा नुकसान। इसलिए हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। बिल्कुल। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जी सर प्लीज़ माइक ऑन कर लीजिए। जी, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बहुत बड़ी बात बताई। अभी HIV पॉजिटिव इस देश में काफ़ी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। MP में हुआ, अभी सतना में, इसके बाद झारखंड में हुआ, वो तो बात अलग है। डॉक्टर साहब मैं बेसिक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि किडनी प्रॉब्लम यदि स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सिम्टम क्या हैं? ये क्योंकि आप नॉर्मली लोग स्वेलिंग वगैरह का बोलते हैं, पैर में आ रहा है, चेहरे पर आ रहा है, तो बेसिक चीज़ डॉक्टर साहब वो बताइए थोड़ा सा। जी, एक अभी मैंने एक किताब लिखी है, किडनी डायलिसिस और प्रत्यारोपण। यह किताब अभी बाहर में उपलब्ध है, यहीं गेट पे उपलब्ध है। इस पे सिम्टम्स, साइंस, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह सब लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर भी मैं बता देता हूँ, कॉमनली चेहरे पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, भूख नहीं लगना, जी मचलना,
हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, खून की कमी होना, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, इस तरह की तकलीफ़ें जो है वह किडनी की बीमारी में होती है। अब आप ये कहेंगे कि बदन तो दर्द मेरा भी होता है, किडनी की बीमारी है क्या? हम लोग केवल एक सिम्टम के ऊपर में पकड़ते नहीं हैं, हम लोग ओवरऑल पूरी हिस्ट्री को पूरा लेकर उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बीमारी है कि नहीं है। लेकिन ये सिम्टम्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सूजन आना, पेशाब में झाग आना, ये चीज़ें जो है यह किडनी की बीमारी के लक्षण हैं। कई बार लक्षण नहीं होते, सीधा जो पेशेंट आता है उल्टी लेके आता है, पता चलता है कि ब्लड यूरिया, किडनी काम ही नहीं कर रही है। तो कई बार सिम्टम्स इतने धीरे धीरे आते हैं कि पता नहीं चलता है कि किडनी की बीमारी हुई है कि नहीं। इसलिए एक कॉमन जो मैं एडवाइस देता हूँ कि आपकी उम्र जब 40 साल हो जाए तो 40 साल के बाद में हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप करना चाहिए। हेल्थ चेकअप में केवल ब्लड प्रेशर करना है, हेमोग्लोबिन करना है, यूरिन का टेस्ट करना है, एक सिंपल क्रिएटिनिन का टेस्ट करना है, तो मालूम पड़ जाएगा कि बीमारी है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन जाइए तो ये तो टेस्ट तो कीजिए ज़रूर। यूरिन टेस्ट कोई 40-50 रुपये में हो जाएगा, बाकी जो टेस्ट बताया मैंने वो कोई 100-200 रुपये में हो जाता है। पता चल जाता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। हाँ ज़रूर, बहुत सारे कारण हैं। उसके ऊपर स्वेलिंग के ऊपर में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, तो अगर आप बोलते हैं तो मैं बता दूं, लेकिन कल सवेरे तक चलेगा अपना लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत धन्यवाद कि आपका जो सवाल था वो बहुत ज़रूरी था और मेरे 3 सवाल आपने कवर कर लिए। जो शरीर के भीतर किडनी की समस्या आती है सर, वो मुख्य तौर पर लापरवाहियों का नतीजा है। यदि ऐसा माना जाए तो कौन सी लापरवाहियां आमतौर पर आज की जीवन शैली में हमें टालने से बचना चाहिए? मैं तो ठीक रहने वाला हूँ, मुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, कोई बीमारी होने वाली नहीं है। जो होगी वो मेरे नेबर को होगी, पड़ोसी को होगी, मुझे नहीं होने वाली। यह हम सब में यह भावना है कि मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और यही सब गड़बड़ी का जो जड़ है वो यही है कि मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई पेशेंट को पेशाब में खून गया तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं मिलते हैं तो यह तो गलत बात है। कोई भी तकलीफ़ हो तो तुरंत बता देना चाहिए, डॉक्टर का एक चेकअप कर लेना चाहिए। आजकल कोई भी जो लोग प्राइवेट में जो जॉब करते हैं उनका एक इसेंशियल होता है हेल्थ चेकअप। उस हेल्थ चेकअप में कितने सारे मरीजों को मालूम पड़ जाता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं। उनको मालूम नहीं था कि किडनी की बीमारी है, लेकिन मालूम पड़ जाती है जी। तो वो हेल्थ चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम। सर नमस्कार। सर मैं बहुत सालों से सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीती हूँ। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि वो किडनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल फिर आर्टिकल आने लगे हैं कि नहीं वो ओवरबर्डन कर देता है किडनी को, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी प्यास लगे, एक साधारण व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ मैं, किडनी के मरीज के लिए नहीं बोल रहा। जितना प्यास लगता है उतना पानी पीजिए, ज़बरदस्ती मत पीजिए। ज़बरदस्ती अगर आप पानी पिएंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण बदन में जो नमक है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो उसका एक खास, ये आपके लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो एल्डरली पीपल है जिनकी उम्र 60+ है, अगर वो पानी ज़्यादा पीते हैं, भले ही उनकी किडनी ठीक हो, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से उनके बदन में सोडियम कम हो सकता है, तो उनसे पहचानने में तकलीफ़, भ्रम, ये सब चीज़ें हो सकता है। तो बेहतर ये है कि जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। और ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना भी गलत है कि भाई मैं 24 घंटा पानी नहीं पीऊँगा, वो भी गलत है। पानी बदन में आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम पानी ज़रूरी है। तो मेरा एडवाइस ये है कि 2.5 से 3 लीटर पानी एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में पीना चाहिए। एक साथ में 3 लीटर पी लिए, बाकी पूरे दिन भर नहीं पिए तो गलत है। मेरे सवाल को आपने ले लिया कि क्या पर्याप्त पानी पीने से किडनी से बचा जा सकता है या नहीं। मैं यस, आप पानी पीजिए, दूसरे को भी पानी दीजिए कि हैव वाटर। पानी किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके जो व्यक्ति धूप में काम करते हैं, जो व्यक्ति फील्ड में काम करते हैं, जो गन्ने के खेतों में जो लोग काम करते हैं, बहुत धूप रहती है और
पानी नहीं पीते हैं या गन्ने का रस पी लेते हैं, यानी दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो उसमें उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। और ये डिहाइड्रेशन जब रोज़ का रोज़ होता है, घर में जाके तो पानी पी रहे हैं लेकिन वो जो 6 घंटा है दे आर डिहाइड्रेटेड, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि 4-5 साल में उनकी किडनी खराब हो गई, क्योंकि दे आर एक्सपोज टू डिहाइड्रेशन वेरी रिपीटेडली। इसलिए पानी जो है पीते रहना चाहिए। और ख्याल कीजिए कि अगर आप धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पानी तो पीजिए, और आप अवॉइड कीजिए वो जो कोल्ड ड्रिंक्स और वगैरह जो है, मैंगो वगैरह वगैरह, वो मत लीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन जो है ब्लड का वो बढ़ जाएगा एंड किडनी पानी मिलने के अलावा डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उसमें। वह चीज़ भी इसमें दी है अपना, उसको बोलते हैं CKDU, क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन। पहले इसको बोलते थे कि मालूम नहीं था कि क्यों खराब हो रही है किडनी, तो ये पता लगा कि ये कारण है। जी सर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप किडनी को कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उस उम्र में जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज युवावस्था में ही सबको ये चीज़ें घेर ली हैं। किडनी पर जाले लगना, किडनी को बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन हो जाना आज तो बहुत सामान्य हो गया है, कैसे देखते हैं? देयर इज अ बेल्ट, जो बेल्ट विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, ऊपर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जी। ये जो बेल्ट है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जी। पानी कम पिए, आप दूध और दूध की बनी चीज़ें ज़्यादा लिए, तम्बाकू ज़्यादा लिए, पान ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें चूना ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपको स्टोन बन सकता है। तो स्टोन का कारण यही है कि अगर पानी कम पीते हैं और आप इस बेल्ट में हैं तो। सर, कितना पानी पीना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को? 2.5 से 3 लीटर। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप दुबई में हैं जी, और अगर आप बाहर में काम कर रहे हैं तो योर रिक्वायरमेंट में भी 7-8 लीटर। ओके। अच्छा, दुबई और उस जगह पे जो है दैट इज ऑल्सो स्टोन बेल्ट, वहाँ पे लोग खजूर ज़्यादा खाते जी। हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, दैट इज रिच इन कैल्शियम, रिच इन यूरिक एसिड। तो फिर और पानी अगर कम पिया उन्होंने तो उनको पथरी होती है, और आप पथरी की बीमारी दुबई में और उस जगह पे बहुत ज़्यादा है। और वो लोग आते हैं इंडिया में आके ऑपरेट करके जाते हैं और फिर से आते हैं दोबारा, क्योंकि वो दे डोंट चेंज देयर पैटर्न ऑफ फूड। और नॉनवेज, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाए, इनफैक्ट लोग तो नॉनवेज ही ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स उनको मिलता नहीं वहाँ पे। तो यूरिक एसिड, कैल्शियम ये सब ज़्यादा मिलता है और पानी कम मिलता है, तो दे डेवलप स्टोन, किडनी स्टोन्स। जी अभिषेक जी। सर, मेरा सवाल ये था, जैसे लोग बोलते हैं सच है या झूठ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। किडनी स्टोन जो होता है तो बोलते हैं बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाता, तो ये सही है? आप अपनी बात तो नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन सर बताएंगे तो अवेयरनेस आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि देयर इज वन डिजीज कॉल्ड एज किंग ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का राजा, और उसी बीमारी को बोलते हैं राजा की बीमारी। वाह। तो इसका नाम है गाउट। गाउट में क्या होता है, ये उन लोगों को होता है जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बियर, अल्कोहल, नॉनवेज भरपूर खाते हैं, दूध की बनी चीज़ें, दही बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको कैल्शियम बहुत मिलता है, यूरिक एसिड बहुत मिलता है, और उनको गाउट हो जाता है, यानी यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह होते रहता है। तो दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ द किंग, और इसको बोलते हैं किंग ऑफ डिजीजेस, क्योंकि ये राजाओं को होता है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ डिजीजेस। तो यह जो है किडनी स्टोन्स, यह उन लोगों को होता है जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। बियर इज़ नथिंग बट अल्कोहल। मेरे पास एक पेशेंट आया, बोले कि मैं कुछ नहीं, अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं लेता। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई वाज हैप्पी। देन ही सेड आई टेक बियर रेगुलरली, क्योंकि बियर को वो लोग अल्कोहल में गिनते ही नहीं हैं, तो दैट्स नॉट गुड, बियर इज अल्कोहल। जी सर, पूछिए। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, क्वेश्चन ये है कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकलता है क्या? नहीं, यह आपका गलत भ्रम है। क्या होता है कि बियर बीइंग एन अल्कोहल, यह अगर ज़्यादा पीते हैं तो यह आपके जो सेंस है, पेन सेंसेशन जो है, उसको थोड़ा कम कर देता है। तो आपको लगता है कि पेन नहीं हो रहा है, लेकिन पेन
का जो सेंसेशन है उसको थोड़ा दबा रहा है। जी। तो बियर इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनीवन। मेडिसिन नहीं है, मतलब वो हार्मफुल है, खतरनाक है। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा 2 सवाल है बहुत संक्षेप कि एक किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्च नॉर्मली आता है जनरली, और दूसरा कि जब किडनी की ज़रूरत पड़े हमें तो कहाँ आसानी से मिल सकती है। बहुत हैवॉक हो जाता है उस फैमिली में जहाँ पता चलता है कि किडनी चाहिए, तो वो लोग बड़े संकट में पड़ जाते हैं कि कहाँ ढूंढे। हमने मोहन फाउंडेशन का नाम सुना, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कहाँ जानकारी हो सकती है जो आसानी से मिल सके, और सामान्यतः कितना खर्च आएगा किडनी ट्रांसप्लांट में? किडनी बाजार में नहीं मिलती कोई को देना पड़ेगा। अब 2 सोर्स है, या तो आपके रिश्तेदार दें या आप खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो चक्की पीसेंगे आपको। इट्स नॉट अलाउड इन इंडिया, इट्स नॉट अलाउड। अगर आप कोई व्यक्ति देता है तो वो आउट ऑफ लव दे सकता है, दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट कैन ऑर्डर कि ट्रांसप्लांट करो। द अदर थिंग इज़ दैट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, कोई रिलेटिव्स नहीं, आजकल जो परिवार है छोटे होते जा रहे हैं और उसमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, या कोई को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनी देने वाला कोई है नहीं, तो क्या करे बेचारा। तो फिर उसके लिए कैडेवर ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट नाम का एक चीज़ है, जिसमें कोई व्यक्ति मान लीजिए ड्राइव कर रहा है, इंजरी, हेड इंजरी हो गई, और हेड इंजरी में अगर उसका ब्रेन डेथ हो गया तो फिर उसके ऑर्गन जो हैं वह किडनी है, स्किन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, बोन्स हैं, दिस कैन बी डोनेटेड। तो जब ऐसा होता है तो आप गवर्नमेंट अस्पताल में जब जाते हैं, ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो गया, तो फिर वहाँ पे 3 तरह के डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, वो 2 बार टेस्ट करते हैं कि पेशेंट का डेथ हुआ कि नहीं हुआ, और अलग अलग 6 घंटे के अंतर में करते हैं। अगर उनको पक्का हो गया कि भाई ब्रेन डेथ हुई है तो उस व्यक्ति का ऑर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। और लेकिन अभी आप समाज में देखते हैं कि अगर किसी को ऐसा हुआ, ब्रेन डेथ हुआ, तो समाज के लोग ही उसके ऑर्गन देना नहीं चाहते। जब हमारी मौत हो जाती है, जब मेरी मौत हो जाएगी, तो मेरे बदन को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। मेरा शरीर कोई काम का नहीं रहने वाला। मैं अपने अंग को स्वर्ग में तो लेके जाने वाला नहीं हूँ। जो भी है यहीं पे, जो भी लिया यहाँ पे रहेगा, लिया है, और जो भी देना है यहीं पे दिया जाएगा। तो जब मैं अपने बदन को अपने साथ में लेके नहीं जा रहा, तो क्या ज़रूरत है उसको नहीं जला के नष्ट करने के लिए। अगर हमारे यहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, मैंने एक बार गिना था, 1 महीने में नागपुर और नागपुर के इर्द गिर्द 154 ब्रेन डेथ के केसेस हुए। उसमें से अगर 10% भी अगर अपना ऑर्गन देते हैं तो हर एक को किडनी मिल जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किडनी खरीदने की। सब यानी कोई डोनर, लाइव डोनर को किडनी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैडेवर डोनर से मिल जाएगा। आँखें। सर इसी पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। यदि मान के चलिए किसी की डेथ हो जाती है और सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में वो भर्ती होता है, क्या उसने यदि अंग डोनेट करने का किसी प्रकार का फॉर्म औपचारिकता पहले नहीं भरी है और उसका परिवार चाहता है, उसका परिवार राजी है कि वह डोनेट करवा सकते हैं, तो क्या प्रक्रिया होगी? चाहे आपने इसके लिए तैयारी की हो, आपने साइन करके दिया हो या न दिया हो, आपके परिवार का कंसेंट होना ज़रूरी है कि भाई हमारे जो रिलेटिव हैं उनका ब्रेन डेथ हुआ है, हम उनके अंग देने के लिए तैयार हैं। अब एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मैंने फॉर्म भर दिया कि भाई आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी होता है कि आप अंग देने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। अगर मैंने हाँ किया है कि भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर रिलेटिव्स को मालूम पड़ जाएगा कि यह देना चाहते थे, तो एक बल मिलता है कि भाई इनका, उन्होंने तो जीते वक्त ही कहा था कि अपना ऑर्गन देना चाहते हैं, तो उनकी विश को फुलफिल करो। जी। तो
रिलेटिव्स का कंसेंट होना जरूरी है। भारत के भीतर में जो किडनी डोनेट करने का एक, आपने कहा कि वो तो गैर कानूनी है, लेकिन आप चूंकि किडनी रोग से जुड़े हैं, आपने बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, क्या यदि कोई किडनी डोनेट कर रहा है और उनका कोई आपसी समझौता हो जाता है और आपको नहीं पता कि उनके बीच में क्या समझौता हुआ है, क्या होता है उस स्थिति में? इसीलिए हम लोग जो रिलेटिव्स हैं उनका ही, रिलेटिव में भी फर्स्ट डिग्री नहीं, रिलेटिव, उन्होंने ही बातचीत की होगी और लाखों रुपए का इधर उधर ठीक है ना। ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, हो सकता है कि ब्रदर ने ब्रदर को किडनी दिया है और ब्रदर ने अपने ब्रदर को 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लाखों रुपए दे दिए, जमीन जायदाद दे दी जी, या बहन से लिया है या उसको बाहर जमीन से लिया है तो नहीं 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 नहीं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ठीक है। उसका डेफिनेशन है हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ, पिताजी, दादा दादी, जी, दे आर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इनका आप बेझिझक किडनी ट्रांसप्लांट उनका ऑर्गन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई अनरिलेटेड है तो दिस फाइल गोज टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी which is in medical college. जी. That committee has a dean of the medical college, doctors, then police, बाद में सोशल जो वर्कर हैं वो, और वकील, इस तरह के बहुत बड़ी 16-17 लोगों की कमेटी रहती है जी। वो लोग उसको देखते हैं, जांच करते हैं, बातचीत करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये इसमें बेच तो नहीं रहे हैं। अगर वैसा है तो फिर वो अलाउ नहीं करते हैं। नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैसेज घूमते हैं कि वे किडनी डोनेट करना चाहते हैं, उनके साथ में ये चीजें हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या दैट है? इज नॉट अलाउड। ओके, यहाँ तक कि एक जगह पे मैंने फलाना सुधीर वांट्स टू डोनेट, वो ब्रेन डेथ हो गया है, उसके रिलेटिव्स डोनेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता। इट हैज़ टू गो थ्रू अ कमिटी एंड दैट कमिटी टेल्स कि आप दे सकते हैं कि नहीं, और वो कमिटी जो है वह प्रायोरिटी के ऊपर किडनी अलॉट करेगी, या अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। आमतौर पर जब यदि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है या हमने इस तरह की बीमारी के लिए आपके पास आए, आपने इलाज कर दिया, एक व्यक्ति सामान्य तौर पर सर किस तरह से जीवन जी सकता है किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात? जी हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में किडनी रिजेक्ट होने का चांस रहता है जी, यानी बॉडी उसको रिजेक्ट करना चाहती है। कोई भी फॉरेन बॉडी जब बदन के अंदर आता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करना चाहती है। रिजेक्ट नहीं हो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जी, वो जो दवाइयाँ हैं वह रिजेक्शन प्रोसेस को रोक देती है। कभी कभी बदन के जो नॉर्मल इम्यूनोसप्रेसिव जो प्रक्रिया रहती है उसको भी बहुत सप्रेस कर देती है जी, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पतली टट्टी वगैरह हुई तो अपना बॉडी उसका रिएक्ट करता है और उसको रोक देता है। इस क्षमता को ये दवाइयाँ दबा देती है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को बुखार होने का चांस ज़्यादा रहता है, पतली टट्टी होने की चांस ज़्यादा रहती है, निमोनिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वैसा तो इसलिए इन मरीजों को कहा जाता है कि भीड़ में न जाएं, बाहर का खाना न खाएं, ताज़ा भोजन करें, इन सब चीज़ों का, हवा अच्छी रहना चाहिए। क्या एक किडनी पर, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की बिटिया ने उन्हें किडनी डोनेट की है, और एक किडनी पर बहुत अच्छी तरह से जितनी उनकी उम्र है, अब ये नहीं पता कि किसकी कितनी है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी यदि 35-30 में कोई डोनेट कर देता है तो एक किडनी पर क्या वो 60-70 तक की उम्र तक जी सकता है? 60-70 क्यों, वो जिंदगी भर जी सकता है। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ, मिलाऊं क्या? जी नहीं मालूम, मेरे को परमिशन मिला तो मैं मिला सकता हूँ। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अच्छा। उनकी माताजी ने किडनी दी है। वह व्यक्ति यहाँ पे है और अच्छा है, और माताजी भी अच्छी हैं, और वो रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं। जो पेशेंट है वो भी मेरे पास रेगुलरली चेकअप के लिए आते हैं। तो और ये कितने साल पहले उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है? 2 साल हुए हैं, करीबन 2 साल, 2.5 साल। और इसमें क्या किसी प्रकार की कोई चुनौती उन्हें व्यक्तिगत जीवन में, आम जीवन शैली में? चुनौतियाँ तो है कि भाई जो मैंने रेस्ट्रिक्शन दिया है वो तो पालना पड़ेगा जी।
और उसके अलावा हमेशा एक सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको कि कहीं ऐसा कुछ खाने में न आए जो अच्छा ना हो, जो इन्फेक्टेड हो, तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें, लेकिन मेरे पास में ऐसे पेशेंट हैं जिनका 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, ट्रांसप्लांट है, और जिन्होंने किडनी दी है वो तो अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक भ्रम है या साइकोलॉजिकली लोगों को डर होता है कि एक ही किडनी है, एक किडनी पर हम कैसे जिएंगे। इससे जो विलिंगनेस है किसी के प्रति देने की, 100 में से 1 या 2 लोगों को एक ही किडनी होती जन्म से। अच्छा, हो गया बात जी। लेकिन वो तो बाय बर्थ है ना सर? वो तो बाय बर्थ है और 100 साल जीते हैं। तो यहाँ पे 2 किडनी होती है, उसमें से एक भगवान ने 2 किडनी इसलिए दी है ताकि आप एक किडनी को डोनेट कर सको। क्या बात है। यानी आराम से एक किडनी पर जीवन जिया जा सकता है। आप सबको मैं बता दूं, सर ने हालांकि किताब आपको दिखाई, सर एक सर्जन होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक हैं। कैंची वाले हाथों में ये जो कलम है सर, ये कैसे आई और क्या कारण थे कि आपने लेखन की तरफ भी, और आपकी जो किताबें हैं उसमें उसके शीर्षक भी बड़े अनोखे हैं, कठपुतलियाँ, डॉल्स ऑफ क्ले, चलो चाय पीते हैं, हालांकि हम कार्यक्रम के बाद पिएंगे, चाय के लिए बोल देना, किडनी बीमारियां और उनके उपाय, ये किताबें हैं आपकी। कैंची से कलम तक या कलम से आप कैंची तक आए हैं? जब आपके दिमाग में कोई कीड़ा आ जाए और कुलबुल कुलबुल करता रहे तो आप उसको बिना निकाले, बिना एक्सप्रेस किए रह नहीं सकते। 2 तरह के लोग रहते हैं जी। एक जो इस किलबिल वाले कीड़े को किताब में, कागज़ों में उतार देते हैं, और दूसरे तरह के लोग रहते हैं जो उस इच्छा को दबा देते हैं। जो उस इच्छा को दबा देते हैं वो कभी लेखक और पोएट नहीं बन सकते। क्या बात है। तो आप हर कोई, मेरे ख्याल से हर कोई व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ आता होगा, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ा लिखना चालू करें, आजकल लिखना भी तो बहुत इजी हो गया है, यू कैन राइट। लिखो भी नहीं, बोल के लिख जाता है। ये तो बोल भी दिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ आज के दिन, आप केवल कोशिश तो करो, आप लिख सकोगे। इनफैक्ट यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति में एक एक कहानी है, एक क्या 10-10 कहानियाँ हैं हर एक व्यक्ति में जी, और वो कहानी केवल मुझे निकालना है और लिखना है। करेक्ट। लेकिन इतना मैं कर नहीं सकता, मैं केवल जो चीज़ मेरे दिल को छू जाती है वो आ जाती है इसमें। मैंने जैसे किडनी और डायलिसिस प्रत्यारोपण, ये जो लिखा है, मैंने देखा कि ये ज़रूरत है, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है। अंग्रेजी में तो बहुत अवेलेबल है, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखी है। ये कठपुतलियाँ, ये कौन है सर? ये इसके पात्र कौन है? कौन कठपुतलियाँ हैं ये? मैं, आप, ये हर कोई कठपुतली है जी। इस रंगमंच पे हर कोई कठपुतली है। हमारे जीवन की डोर जो है वो ईश्वर के हाथों में है जी। हम लोगों को हिला रहा है और हम लोग केवल अपना सिर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हम सब कठपुतलियाँ हैं और इसलिए इसका शीर्षक है कठपुतलियाँ। और चलो चाय पीते हैं, ये आपको किसने कहा था? वह यहाँ बैठी हुई हैं। वो यहाँ बैठी हुई है। हालांकि मेरा सवाल ये था कि क्या लेखन के साथ साथ कभी आपने अपने जीवन में छात्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कोई प्रेम पत्र लिखा हो और वो सफल रहा हो? अभी मैं अपनी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे एक व्यक्ति, मेरे परिवार के एक व्यक्ति ने प्रेम पत्र लिखा था जी, और तब उनकी उम्र होगी कोई 18-19 जी। तो उन्होंने वह प्रेम पत्र लिख के अपने पड़ोसन को दे दिया। वो कोई 16-17 साल की थी और वो पड़ोसन ने वह प्रेम पत्र जो है वो अपने पिताजी के हाथ दे दी। अब उनके पिताजी मेरे पिताजी से मिल लिए। आपके, यानी आप ही अपनी कहानी बता रहे हैं? नहीं, मेरे भाई की कहानी बता रहा हूँ। अच्छा। तो मिल गई पिताजी को, फिर दोनों मिलके बैठे कि उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा जो है मेरी बेटी को प्रेम पत्र लिख दिया। तो क्यों, तुमने प्रेम पत्र लिखा है पड़ोसन को? वो बेचारा क्या करेगा। फिर तो वो प्रेम पत्र इनके हाथों में पहुंच गया, मेरे पिताजी के हाथों में। माय फादर वाज अ वेरी गुड राइटर, ही वाज अ वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। तो उन्होंने गलतियां निकाल ली। तो जनाब जो है उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था प्रेम पत्र।
तो शुरुआत ऐसी हुई कि लेटर का स्पेलिंग नहीं मालूम गधे। LATR नहीं है, LETTER होता है। लव का स्पेलिंग नहीं मालूम, LU भी नहीं है, LO भी है। तो बाद में उनको 10 बार लिखने के लिए बोला, LO भी लव, LO भी लव। लेटर की स्पेलिंग LETTER 10 बार लिखो। बाद में उन्होंने पूरा जो लेटर है वो 10 बार लिखवाया, एरर फ्री करवा दिया। बाद में एरर फ्री करके बताया उनके जो पड़ोसन के पिताजी को कि भाई ये देखो बराबर लिख के दिया है। और तब तक इनके प्रेम भाव जो थे वो गायब हो गए। इस कारण से आपने लिखना ही नहीं उचित समझा। इस कारण से भाई के साथ में ये हुआ तो आपने सोचा कि मैं लिखूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिखा आपने? लिखा है, हाँ जरूर लिखा। हर एक व्यक्ति के मन में जी कोई तरह की भावनाएं होंगी। अब ये भावनाएं जो है प्रेम की भावना हो सकती है, युद्ध की भावना हो सकती है, देश प्रेम की भावना हो सकती है, संवेदना हो सकती है, ममता हो सकती है। इन सब से मिलके अपना जीवन बनता है। अब इसमें से 2 भावनाएं हैं जो एक भावना है नफरत की भावना, अच्छा नहीं लगता है। दूसरी भावना है विभत्सता। आप सबको यह महसूस होगा कि नफरत और विभत्सता ये 2 चीज़ें हैं जो कोई को अच्छा नहीं लगता। जी, आप खुद को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपने लिखा होगा उस पर तो आप पढ़ लीजिए, एक उसको बिल्कुल छापिए नहीं, कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए 1 महीना 2 महीना, फिर उसको दोबारा पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इट डज़ नॉट सर्व एनी पर्पस टू द सोसाइटी, इट इज़ नॉट गुड, उसको मिटा दीजिए। दीज आर द 2 थिंग्स की विभत्स आजकल तो विभत्सता की बहुत सारे कारनामे आपको बांग्लादेश में वगैरह सब जगह पे मिल जाएगी। हैट्रेड, एक कम्युनिटी का दूसरे पति के जी, हैट्रेड, ये सब चीज़ें जो है यह ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो भावनाएं हैं उसको आप रिजेक्ट कर। मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि आप जो लिखते हैं पहले लिखिए, फिर करीब 10 बार पढ़िए, और फिर यदि आपको लगता है कि उसे भेजना, प्रकाशित करना या अन्य चीज़ें करना उचित है, तब आप उसे आगे बढ़ाइए। एक डॉक्टर के भीतर, बतौर डॉक्टर, आपको क्या लगता है कौन से महत्वपूर्ण तत्व, मूल्य होने चाहिए? एक लेखक के लिए संवेदना होनी चाहिए जी, कि भाई कोई व्यक्ति के पीड़ा में पीड़ित होना, वह आपके मन में, हर एक के मन में होती है, उस चीज़ को ढालना चाहिए जी। यह लोगों को अच्छा लगता है और यह लोगों को एक तरह का एक दिशा भी देती है कि भाई अरे मैं तो, वो बच्चा भीख मांग रहा था, मैं तो सीधा चला गया, आई शुड हैव हेल्प दैट चाइल्ड। इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखना चाहिए जी। जहाँ पे लोगों को किडनी के बारे में मालूम नहीं, मैंने लिख दी, ये इस तरह की चीज़ें लिखना चाहिए। जो देश प्रेम की भावनाएं जो हैं वह भी लिखना चाहिए। आज के दिन में तो लिखना। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी को 2 साल पहले जब राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया था, तो उसके 2 घंटे के बाद में कुछ लोग आए, ध्वजा को निकाल दिया और कोई गलत ध्वजा लगा दी। तो उस समय मेरे को बहुत मन में एक पीड़ा हुई और उसका मैंने लिखा भी है कि तिरंगे का अपमान के एक कविता लिखी भी है। यह केवल मेरे मन की द्विधाओं को तो दिखाती है, लेकिन साथ में यह भी बताता है कि भाई लोग कहाँ गलत थे और वो चीज़ लोगों को दिखाना भी जरूरी है कि भाई ऐसा गलत है। जी सर, कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद आता है, ऐसा लगता है कि उसे याद करने के बाद में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं या फिर कुछ चिंता के बादल छा जाते हैं? बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले मैं जसलोक अस्पताल में जब था एज ए डॉक्टर, एट दैट टाइम रजिस्ट्रार था, उस टाइम पे मैंने रात में राउंड लिया, रात को 12-1 बज रहे थे, राउंड लिया। उस समय एक मीर चंदानी नाम के एक पेशेंट, ही वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो वहाँ पे कुछ हैवी चीज़ गिर गई उसके पाँव में, पाँव बिल्कुल कुचल गया और उसको किडनी फेलियर हो गई। और रात को 1 बजे मैंने देखा तो ही वॉज वेरी बैड। मुझे लगा कि नाउ ही विल नॉट सर्वाइव। और मैंने बता दिया स्टाफ को कि भाई मैं
जसलोक अस्पताल में 5वें माले पे मेरा रूम था, तो मैं रूम में जाके सो गया और कब नींद आ गई, मुझे लगा कि 3-4 बजे मुझे शायद कॉल आ जाएगा। सवेरे 8 बजे के कॉल नहीं आया। जब उठा तो देखा कि 8 बज गए हैं, तो जल्दी भागा। मैं जाकर देखता हूँ तो वो व्यक्ति सांस ले रहा था, आंखें खोल के देख रहा था। तो जो व्यक्ति को मैंने सोचा कि भाई अब ये कुछ पलों का मेहमान है, वो व्यक्ति आंखें खोल के, तब से मैंने तय कर लिया कि भाई डोंट लीव एनीथिंग, जितना है ट्राई कर सको करो। तो दैट वाज ये ही। और कोई ऐसा लम्हा जिसे जो आपको हंसी दिला दे? मेरा एक बहुत करीब का क्या होता है कि एज ए डॉक्टर हम लोगों को यानी लोगों से लगाव होना नहीं चाहिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग लगाव हो जाता है। जी। तो वह मेरा बहुत करीबी पेशेंट था। उसने एक बार हमें खाने पे बुलाया, बोले कि सर आओ मेरे घर में आओ, खाना खाओ, खाना खाने के लिए आइए प्लीज़। तो वो उसकी वाइफ, उसका भाई, उन्होंने कई बार बोला, और कई बार बोलने के बाद में एक दिन हमने रविवार को बोला कि मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई देखो हम आ रहे हैं। तो मैं और मेरी श्रीमती जी गए उनके घर और उनको फ़ोन करके बता दिया कि हम आ रहे हैं दोपहर को आज। अब यह बोलना तो ठीक नहीं है कि भाई खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन हमको लगा कि भाई उसको मालूम हो जाएगा कि भाई बुलाया होगा, दोपहर को आ रहे हैं तो खाना तो खिलाएगा। तो मैं और श्रीमती जी गए वहाँ पे और उन्होंने चाय वाय पे बताया वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन खाना तो नहीं आ रहा था। पेट में चूहे कूद रहे थे। 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। वो आसपास में एक दूसरे को देख रहे हैं और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। बाद में महाराष्ट्र में एक है, जब किसी को भेजना होता है घर के बाहर, हाँ। तो बोलते हैं अगर 5 सुपारी आनली का। तो आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ अभी जाने का टाइम आ गया। लेकिन खैर वो हम लोगों ने बोला कि हमारा कुछ और, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको हेलो बोलते जाए, और फिर हम निकल गए वहाँ से। फिर कुछ देर जाके देन घर में तो कुछ बना नहीं था जी। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी श्रीमती जी को बोलने के लिए भी घर में जाके खाना बनाओ। देन वी हैड अ फूड आउटसाइड एंड वेंट होम। तो लेकिन ऐसा ये एक बार हो गया, और दूसरी बार हम लोग बिना बुलाए एक शादी में पहुंच गए थे। कोई ने हमको बताया था कि रानी कोठी में शादी है, आ जाना। तो हम लोग गए, खाना वाना खाए। बाद में मेरे अपनी छोटी बेटी को लेके गया था। उसने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, आपको लोग वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसा मिलते हैं। फिर मैं अपनी श्रीमती जी को फ़ोन लगाया कि देखो तो ज़रा वो पत्रिका कि कब है। तो पता चला कि 8 दिन के बाद है। तो तब तक हम लोग खा चुके थे खाना। तो यह बहुत अच्छी यादें हैं और मज़ा आता है याद करके। सर मैं चाहूँगा कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि आप एक अपनी कविता सभी के बीच प्रस्तुत करें, लेकिन एक किडनी से संबंधित आखिरी सवाल। वंशानुगत यदि किसी को पापा को थी, दादा को थी, तो क्या उनके बच्चों को किडनी की संभावनाएं होती हैं? होती है। कितने प्रतिशत, और उससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? या पिताजी को है तो पहले से ही हमें सुधार या डॉक्टरी परामर्श ले लेना चाहिए? जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब हुई, उनके बच्चों को 80% चांस है कि उनको अगर डायबिटीज़ हुआ तो उनको डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब हो सकती है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स को पहली बात तो डायबिटीज़ होना नहीं चाहिए। उसके लिए उनको खान पान पे कंट्रोल रखना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, दर्द की दवाइयाँ लेना नहीं चाहिए, पानी बार बार पीना चाहिए ताकि किडनी की बीमारी ना हो। लेकिन वंशानुगत बीमारी में हम इसे शामिल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये एक है। बाद में कुछ लोगों को कान सुनाई नहीं आता और किडनी की खराबी होती है, तो वो तो आप चाहे लाइफस्टाइल में कुछ भी करो, अगर किडनी की बीमारी होनी है तो होनी है। तो इस तरह का वंशानुगत, अगर घर में किसी को किडनी की बीमारी है तो आप अपना ब्लड प्रेशर पे ख्याल रखें, डायबिटीज़ पे ख्याल रखें, बीच बीच में अपना यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करते जाइए ताकि जल्दी पिकअप हो जाए कि वंशानुगत बीमारी है कि नहीं है। जी। और क्या डायलिसिस को लेकर
हम जो एक भय का वातावरण तैयार करके रखते हैं, बहुत सरल है या नहीं? बहुत ऐसा लगता है कि दर्द होगा, तकलीफें आएगी। जितना ज़्यादा लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से भय बैठा हुआ है, उसे कैसे आप देखते हैं? डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको पहले से बता देता है कि आपको आने वाले समय में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप फलाना फलाना तैयार करो। तो व्यक्ति को चाहिए कि डॉक्टर की सलाह माने और वो तैयारी करे। अगर आप वो तैयारी करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी या कम होगी और आगे का रास्ता सुलभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं डर के कारण या कोई और कारण से, तो फिर आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, किडनी फेलियर के पेशेंट को हम कहते हैं कि फिस्टुला बनाओ जी, हाथ में एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, अगर वो बनाते हैं तो डायलिसिस आसान हो जाता है। लेकिन कई लोग 90% लोग बोलते हैं नहीं बनाएंगे, आप बनाओगे तो डायलिसिस कराओगे। वैसा नहीं है। फिस्टुला बनाए तो जरूरी नहीं कि डायलिसिस हो। हाँ, हम जल्दी बस अब नहीं। कहानी एक कविता पढ़ लेते हैं, बाद में हो जाएगा। सारा कर रहे हैं। तो अगर आप डॉक्टर्स की बात बराबर सुनते हैं और समय पे समय रहते उसका उपाय करते हैं तो आपका तकलीफ जो है कम हो जाएगा। सर, सही तौर पर यदि हम ये देखें कि क्या जो किडनी है, इस किडनी को लेकर के हमारी एजुकेशन सिस्टम में या पूरी चिकित्सा पद्धति को हम एजुकेशन सिस्टम से यदि जोड़ना चाहें कि विद्यार्थियों में बचपन से ही इसके प्रति लोगों में जागरूकता आए, आप उसे कैसे देखते हैं? और जो कोर्स हमारा बना हुआ है, जो भी विज्ञान की किताबों में पढ़ाया जाता है, उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज के दिन में 9वीं और 10वीं क्लास में वो किडनी के ऊपर चैप्टर है कि किडनी क्या काम करती है, किस तरह से किडनी का देखभाल करना चाहिए, वो है जी। 9th और 10th में मैंने इनफैक्ट स्कूल में जाके पढ़ाया भी है 9वीं 10वीं के बच्चों को कि किडनी क्या काम करती है, किडनी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन पे चैप्टर है। वाह। तो फिर यानी वो है जी। क्या आयुर्वेद में, घरेलू इलाज में, दादी नानी के नुस्खों में किडनी का उपचार है? जी हाँ, है। कैसे? अब जैसे आप देखिए, जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसमें 90% दवाइयाँ तो जड़ी बूटियों से ही बनाई गई हैं। जैसे कि हार्ट का डिजिटालिस, दैट इज मेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अ प्लांट। ऐसे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो उससे बनाई गई है। लेकिन आजकल अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है या मॉलिकुलर लेवल पे टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। लेकिन शुरुआत तो वैसे ही हुई। जैसे अभी मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं, क्विनिन, वो कहाँ से आती है? सिंकोना जो प्लांट रहता है, उसका जो प्लांट के ऊपर का जो ये रहता है ना छाल, उस छाल से बनता है। तो वो तो मलेरिया की दवाई वहीं से बनती है। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ठीक है, लेकिन उसमें मैं केवल एक बताना चाहूँगा कि जो जड़ी बूटी जो किडनी को डैमेज कर सकती है, देयर आर सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक फ्रूट, वो किडनी को डैमेज कर सकती है। फिर जो गोल्ड का मैंने बताया आपको, गोल्ड भस्म, मर्क्यूरी भस्म, ये किडनी को डैमेज कर सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि यदि किसी के पास कोई सवाल हो किडनी से संबंधित या आदरणीय डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल लें, नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी एक रचना हम सभी के बीच में ज़रूर रखें, क्योंकि डॉक्टर के साथ में कवि होना, लेखक होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। डॉक्टर भी संवेदनशील होता है, कवि भी संवेदनशील होता है, और उस संवेदना को मुझे लगता है हर किसी तक पहुँचाना ज़रूरी है। सर, मैं आज के हालातों पे एक कविता पढ़ रहा हूँ, और यह कविता जो है यह आज से 100 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, आज भी और आगे आने वाले कल पे भी यह कविता लागू होगी। और यह संदर्भ जो है वो आप तो देखते ही हैं कि समाज में क्या हो रहा है, उसके ऊपर है। शीर्षक है गलती। गलत मैं हूँ तो सही तू भी तो नहीं। गलत मैं हूँ, सही तू भी तो नहीं।
इस सही गलत के चक्कर में, यूं बेकार के टक्कर में, गलत तू भी है तो सही मैं भी नहीं। इस सही गलत के चक्कर में, यूं बेकार के टक्कर में, गलत तू भी है तो सही मैं भी नहीं। यूं कुछ भी तो पूरी तरह सही होता नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं कि हर कोई चीज़ जो है क्लियर कट वाइट एंड ब्लैक नहीं होती, कुछ ग्रे भी होता है। यूं कुछ भी तो पूरी तरह सही होता नहीं, और कुछ भी 100% गलत होता भी नहीं। क्या बात। वजह गलत चश्मा है दोस्त मेरे, वजह गलत चश्मा है दोस्त मेरे, मेरा तूने पहन रखा है और तेरा मैंने। क्या बात है। आजा मेरे चश्मे से तू देख ले जरा, और तेरे चश्मे से मैं, मेरे चश्मे से तू देख ले जरा और तेरे चश्मे से मैं, फिर समझ जाएंगे दोनों, गलत मैं भी नहीं, गलत तू भी नहीं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से, मुझे लगता है कि ये जैसा आपने कहा कि ये सदियों से प्रासंगिक कविता है और आने वाली कई सदियों तक ये प्रासंगिक ही रहेगी। आपने जिस तरह से द न्यू भारत के लिए समय निकाला, मैं आपका द न्यू भारत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महज एक फ़ोन कॉल पर आप उपलब्ध रहे, हमारे लिए आपने समय निकाला, और मेरे सम्मुख उपस्थित ये तमाम नागपुर शहर के वो जो रविवार की शाम कहीं और दे सकते थे, उन्होंने हमारे, आपके और राहुल जी के लिए निकाला। मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहली चर्चा करीब 2 घंटा चली, दूसरी चर्चा करीब 1.5 घंटा चली, और फिर भी आप लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि चर्चाओं के जिस दौर को लेकर के हम आगे जाना चाहते हैं आने वाले वर्षों में, उसमें सफल हो या ना हो, लेकिन इस तरह का प्यार भी मिलता रहा तो सफलता अपने आप में परिपूर्ण है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सर के लिए तालियों के साथ स्वागत करें, और मैं सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि आएँ और हम धन्यवाद पत्र देकर आपका शाब्दिक धन्यवाद अपनी तरफ से करना चाहते हैं, जो हमने शब्दों के माध्यम से किया, लेकिन हमारी याद के रूप में आप कुछ लेकर ज़रूर जाएं। इसके लिए एक छोटा सा धन्यवाद पत्र। उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो बंदा है, जब यह क्लास 8वीं 9वीं 10वीं से कक्षा 10वीं में जब थे, तब हम लोगों ने सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन का एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया था। तब यह प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला था, और उसे प्रदान करने वाला मैं ही था। तो होनहार बिरवान के होत है चिकने पात, एग्जाम्पल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा यदि श्रीमती आई हैं तो मैं चाहूँगा वे हमें ज्वाइन करें। जी मैम प्लीज़। मैम प्लीज। सर थैंक यू। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आएं, एक समूह छायाचित्र ग्रुप फोटो हम सर के साथ ले सकें और फिर चर्चा को समाप्त करते हैं। सर आप सभी से अनुरोध है, कृपया ग्रुप फोटो के लिए आएं।